सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए बिजनेस मैनेजमेंट 1। साथ ही साथ ये यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए अगेन इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर देम ऑल्सो, और बीबीए में भी ये चीज़ आती है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन से, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। नोट्स हमारे स्टूडेंट के पास अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स को हमने नोट बनवा दिया है और उसी नोट से ये लेक्चर इंस्पायर होगा। बिकॉज हमें शॉर्ट, कंसाइज, प्रिसाइज और साथ ही साथ क्लैरिटी के साथ चलना है। वो क्लैरिटी हमें कोई किताब नहीं दे पाएगी, हमें क्यूरेटेड नोट्स ही दे पाएंगे। तो नोट्स आई गेस वी ऑल हैव, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट का। जो मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को लिखवाया है, मैंने लिखवा रखा है, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अप्लीकेबल एवरीवेयर। देखो, किसी भी चीज को मैनेज करने का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को मैनेज करने का मतलब ये होता है कि किसी काम को उसके परिणाम तक पहुंचाने का तरीका। तुम्हें यहां से जाना है प्रयागराज, ओके, इलाहाबाद। अब तुम कौन सा साधन चुनते हो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? तुम्हारे पास कितना समय है और तुम्हारे पास कितना बजट है। ये जो टाइम और बजट की मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करना ही मैनेजमेंट होता है। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे समझ लेना कि मैनेजमेंट के कुछ बहुत महान महान ऑथर्स हैं जिनकी सहायता से आप काफी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे टेलर, फ्योर, मिंट्सबर्ग, बहुत प्यारा नाम है इनका। और चौथे का नाम बोले तो हमारे पास कून्स ओडोनल की भी बहुत डेफिनेशन आती है, मैक्स वीबर की भी डेफिनेशन आती है, जॉर्ज आर टेरी की बहुत डेफिनेशन आती है। बट तुम्हारी बुक में जो चीजें सबसे ज्यादा दी गई हैं, जो डेफिनेशन, वो है मैक्स वीबर का। इनकी थियोरी ऑफ बिहेवियरल अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि थियोरी ऑफ बिहेवियरल अप्रोच ये सिखाना कि भाई मानव का तो बिहेवियरल अप्रोच होना चाहिए ना। हम मशीन नहीं है कि हम ऑन किए तो ऑन, ऑफ किए तो ऑफ। यहाँ पे इंसान के काम करने की क्षमता बहुत हाईली डिपेंडेंट होती है इस बात पे कि वो कितना मोटिवेटेड है और कितना डिमोटिवेटेड है अपने काम को लेकर। तो मैक्स वीबर की बिहेवियरल अप्रोच की थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो वो हमारा चैप्टर 2 में है। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। मैंने केवल 4 मेन ऑथर्स के नाम बता दिए जिनके इर्द गिर्द ही आपका मैनेजमेंट 1 है, मैनेजमेंट 2 नहीं है। अभी ये 1 वाला जो है ये इन्हीं 4 ऑथर्स के अराउंड कहीं ना कहीं घूमता है। अब सबसे पहले जो एमसीक्यू बेस्ड हम बात करें, ये तो हमारा हो गया भैया, ये लोग हैं हमारे बुक में। इसके अलावा जो मैनेजमेंट को पहले कहाँ देखा गया था, कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र की किताब में। ये चीज एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव से रेलेवेंट है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मैनेजमेंट का डायरेक्ट रूप से जिक्र तो नहीं किया था। उन्होंने कैसे जिक्र किया था मैनेजमेंट का कि किसी इकोनॉमी में 4 तरह की, उस समय की बात है, गुप्ता एम्पायर की बात है, मौर्य एम्पायर, सॉरी, किसी इकोनॉमी में 4 तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। चाणक्य ने उन एक्टिविटीज को, कौटिल्य ने उन एक्टिविटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला पार्ट था तुम्हारा एग्रीकल्चर। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हुआ करता था एक समय पे। उसके बाद उन्होंने बात की थी हस्तशिल्प कला, समथिंग ऐसा, क्राफ्ट और हैंडलूम के बारे में। नंबर सी पे उन्होंने बात की थी टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पे आपको मेटलर्जी जैसे कुछ साइंसेस का भी नाम सुनने में आता है। और सबसे अंतिम डिस्कशन उन्होंने की थी ट्रेड, कॉमर्स और ट्रैफिक पे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ट्रैफिक बोलने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि वहां पे ट्रैफिक ना लगे चौराहे पे जरा देखते रहिएगा? नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक से उनका संदर्भ है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से।
आने जाने का जो साधन होता था, वो मूवी देखी होगी तुमने बाहुबली, द कंक्लूजन। बाहुबली द कंक्लूजन में जो अपना बाहुबली होता है, तो उसको पहुंचना होता है अपने देवसेना के राज्य तक, तो किससे जाता है? ऑटो से? शिप से जाता है, बड़ा सा शिप से जाता है, वो शिप से आता है, नाचते गाते वो सब शिप पे आते हैं, जाते नहीं है शिप पे, ई रिक्शा लिया रहता है, बाइक बाइक भी घोड़े पे जाता है, अपने मामा को लेकर वो घोड़े पे जाता है। समझ में आया? याद आया? तो ये ट्रैफिक का मतलब उस समय में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, उस समय आपके पास केटीएम नहीं होता था, 4 बाल ऐसे ऑरेंज रंग लिए केटीएम चला रहे हैं छपरी बन के, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता है। उस समय आपके पास जो एनिमल्स होते थे वो मेन साधन होते थे ट्रांसपोर्टेशन का, तो यहाँ पे ट्रैफिक का संदर्भ उसी से। क्लियर है बात? आगे बढ़ाएं। देख लो एमसीक्यू लिए कितना कुछ तैयार हो गया तुम्हारा। टेलर फ्योर मिंट्सबर्ग मैक्स वीबर का नाम तैयार हो गया, कौटिल्या की किताब का नाम तैयार हो गया, और कौटिल्या ने किन 4 हिस्सों में इकोनॉमी को विभाजित कर दिया है वो भी तैयार हो गया। बोलो बात आगे बढ़ाएं। बात आगे इन्हीं 4 रेफरेंसेस में हम बढ़ाएंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म। एमसीक्यू बेस्ड ही पढ़ना है ना, समय ज्यादा है नहीं अपने पास, 6 महीने में आने वाला एग्जाम इसका भी। एग्रीकल्चर में क्या चीजें बताई गई होंगी, सोच के बताओ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज तुम ये समझो कि एग्रीकल्चर में हमारे पास 2 तरह की फसल हो जाती है। रबी खरीफ क्रॉप्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में पैसा लाएंगे। हिंदुस्तान में इंडिगो, स्पाइसेस, शुगर केन, वूल, ये सारी चीजें होती थी जिनके ट्रेड से, जिनके व्यापार से कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है तुम्हारा ट्रेड कॉमर्स में, जिनके व्यापार से बाहर देशों के पैसे भी हमारे पास काफी आते थे, और जिसके चलते हिंदुस्तान का नाम क्या था? प्लैटिनम की चिड़िया, सोने की चिड़िया। उसके बाद हम फूड क्रॉप्स की बात करते हैं, तो हमारा नॉर्मल फूड गेहूं, चावल, दाल, ओट्स, बाजरा, रोटी, ये सारी चीज। रोटी कहाँ से, मतलब आई मीन गेहूं, ओके फाइन यार। तो खैर ये क्लियर है। तो कौटिल्या ने ये चीजों को सिखाया कि भाई देखो कुछ ऐसे तुम्हारे पास क्रॉप्स होंगे जिनका उपयोग अगर समझदारी से करो तो तुम्हारे पास कभी धन की कमी नहीं होगी, और इनका उपयोग ठीक से करो तो स्वास्थ्य की कमी नहीं होगी, बस। तो फिर और क्या चाहिए? उसके बाद उस टाइम पे नींद टूट नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे जो मिलता था लोग उसमें बड़े संतुष्ट रहते थे कि नहीं, ये नहीं है कि अब नीट निकालो, आईएएस निकालो, यूपीएससी निकालो, ये सब अनसेटिस्फैक्शन उस टाइम पे नहीं होती थी। क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, शिल्प कला गुजरात में आज भी है, यूपी में अपना फिरोजाबाद में होता है, चूड़ियों का होता है, लखनऊ में चिकनगरी का होता है, साउथ में आप चले जाओ तो बहुत ही शिल्प कला में कांजीवरम, काफ़ी चीज़ें देखने मिलती हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें उन जगहों से उठकर और जगहों पे भी आती, जैसे वो मोजारी पहनती हैं लड़कियां, बेलीज, राजस्थानी, तो वो पहले बस राजस्थान की हैंडलूम शॉप्स पे दिखती थी, अब आपको हर शॉप पे लगभग मिल जाती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हमारे पास देखो कितने साइंसेस को कौटिल्या ने बताया था। केमिस्ट्री था, मेटलर्जी था, बोलते जाओ, एग्रीकल्चरल साइंस था, वेरी गुड। और क्या लिखवाए हैं? सिटी बिल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आर्किटेक्चर ही था, और बोलो, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, जेमोलॉजी, यहाँ पे तुम्हारा रत्नों को लेकर कौन से रत्न असली है नकली है, मिनरोलॉजी, बस बस बहुत हो गया। ये सारे कौटिल्या ने इनको बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में ये सारे साइंसेस का बड़ी बड़ी जरूरत होती है। सिटी बिल्डिंग पूरी तरह से आर्किटेक्चर, हमारे पुराने मंदिरों को आज आपके टाइम पे अभी भी देख लो, उनकी नक्काशी कैसे की गई होगी, किस तरह से कारीगर ने काम किया होगा, ये क्वेश्चंस उठते हैं। कई वेस्टर्न ऑथर्स ने इस चीज को क्लेम किया है कि हिंदुस्तान की जो सतयुग और द्वापर युग की कथाएं हैं
पहली बात तो वो कथाएं नहीं है, वो हमारा इतिहास है। अगर हम बात करते हैं भगवान श्री राम की, वो हमारा इतिहास है। श्री कृष्ण की आप बात करते हैं, वो इतिहास है, वो कथा नहीं है, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारे पूर्वज थे। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, राम कृष्ण, जो इस धरती पे चले हैं, इन लोगों के साइंसेस हमारे अभी के साइंसेस से बहुत ज्यादा डेवलप हैं। आप हनुमान चालीसा में साफ साफ बताया गया है कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है। तो ये बात बहुत ही स्वाभाविक है कि उस टाइम के साइंस बहुत ज्यादा डेवलप थे। और ये बात ये मैं नहीं कही, ये वेस्टर्न ऑथर्स ये चीजें क्लेम हो चुकी हैं कि जो पुराणों में लिखा हुआ है वो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। देखो सिंपली क्या है ना कि जो लोग अपने मिथ को कह के, अपनी माइथोलॉजी को मिथ कह के उससे दूर भाग रहे हैं, दरअसल वो अपनी हिस्ट्री से दूर भाग रहे हैं। बिकॉज देयर इज नो मिथ हियर, इट इज कंप्लीटली हिस्ट्री, इट इज आवर रूट फ्रॉम वेयर वी हैव कम। और जब पेड़ से उसकी जड़ें काट दी जाए तो पेड़ बचेगा नहीं? बचेगा। ट्रेड, कॉमर्स और ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, जिन चीजों में हम परिपूर्ण हैं उन्हीं चीजों का तो व्यापार कर पाएंगे। हमें अगर खुद किसी चीज की कमी लगी हुई है, खुद कंगाली छाई हुई है घर में, वो आदमी किसी को लोन दे सकता है? नहीं। जब आप अपने में समर्थ हो, सक्षम हो, तभी आप वो लोन दे सकते हो। तो ट्रेड कॉमर्स में कौटिल्य ने इस बात को सिद्ध किया था कि हमारा हिंदुस्तान इन इन चीजों में समृद्ध है। शुगर केन हो गए, स्पाइसेस हो गए, इंडिगो हो गए, जेम्स हो गए, रत्न हो गए, इन सारी चीजों में जब समृद्ध है तभी तो इनका व्यापार कर पाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं? तो आगे बढ़ाएं बात। इसके बाद बच्चों मैंने तुम्हें लिखवाया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जगह बची है अपने पास? नहीं बची है। चलिए देखो फीचर्स की हम बात करें, 5 फीचर्स हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग वाया पीपल। बच्चा मैनेजमेंट में क्या होता है? आपने किसी के थ्रू अपना काम कराना है, होता है कि नहीं होता है? तो मैनेजमेंट में सबसे, लुक ओवर हियर, मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, सी हियर बच्चा, इधर देखो तुम, मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है वी आर वर्किंग थ्रू द पीपल। हम लोगों के थ्रू काम कर रहे हैं। हमें अगर 1 करोड़ की सेल्स अचीव करनी है तो हम घर घर जाके नहीं बोलेंगे ये लीजिए पैसा दीजिए, तो फिर उसमें सालों बीत जाएंगे। दूसरी चीज है, यहाँ पे कोई इंप्लॉई अपना तय गोल अचीव नहीं करता है, उसको टारगेट दिया जाता है, वो उस टारगेट को अचीव करता है, उस टारगेट को अपना टारगेट समझ के अचीव करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अचीव करते हैं। दूसरी चीज है बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। आप अपने पर्सनल फ्रंट पे भी देखिए, अगर आप किसी काम में बहुत एफिशिएंट हैं, 2 चीजें होती हैं, वो काम जल्दी भी होता है और उस काम में आपका मन भी लगता है। बट अगर आपको कोई काम बहुत लेथार्जिक, बहुत बोरिंग, मोनोटोनस लगता है, इतना सा काम है, खींच के उसको 2-3 घंटा करते रह जाओगे, बहुत बकवास तरह से होता है। तो आप जिस पर्सन को काम करा रहे हैं, बहुत जरूरी है ये चीज कि वो पर्सन अपने काम को लेके मोटिवेटेड हो। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, तो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, तो यहाँ ना तो वो काम को इफेक्टिव ढंग से कर पाएगा, और जब वो काम को इफेक्टिवली ही नहीं करेगा तो वो एफिशिएंट कहां से बनेगा? इज दैट ओके? मेकिंग मोस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होता है, लेबर लिमिटेड होता है, लैंड लिमिटेड होता है, फिक्स एसेट लिमिटेड होते हैं, और सबसे बड़ी चीज स्किल्स भी लिमिटेड होते हैं। नींद आ रही तुमको? आनी नहीं चाहिए नींद। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन्हीं प्रोवाइडेड रिसोर्सेज में आपने जितना कुछ अचीव कर सकते हैं आपने करना है। समय भी लिमिटेड है। किसी एम्प्लॉय को तुम 8 घंटा ज्यादा नहीं बैठा सकती, मजदूरी थोड़ी कर रहा है, वो एक क्वालिफाइड बंदा है जो तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है। तो आप गिवन टाइम, गिवन रिसोर्स, गिवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कितनी चीजों को आप एंड तक पहुंचा पा रहे हो, उनको परिणाम तक पहुंचा पा रहे हो। कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं, मगर हाँ जितना होना चाहिए उतना तो चाहिए। और डायनामिक मैनेजमेंट कभी एक सा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वी आर वर्किंग थ्रू पीपल ना यार, और लोगों का तो स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसा है नहीं कि हमने कोर i3 के 5 लैपटॉप लगा दिए, सब एक तरफ फंक्शन करते नहीं। इंसान है, अलग अलग तरफ फंक्शन करते हैं।
किसी को जो चीज डिमोटिवेट करती है दूसरे को मोटिवेट करती है। आपने ये भी देखते चलना है कि कंपटीशन अगर आपके एम्प्लॉइज के बीच हो रहा है तो काफी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। 2 घंटे लेट हो गए तुम ऑफिस में 2 दिन, और तुम क्या पा रहे हो, 2 एम्प्लॉइज आपस में लड़ कट के मर गए। तुमने तीसरे से पूछा ये क्या था, सर कंपटीशन। तो डायनेमिक होना चाहिए। आओ नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। देखो फीचर की डिस्कशन के बाद अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ये बड़ी जाहिर सी बात है, तुम लोगों ने 12th में पढ़ भी रखी होगी। टॉप मिडिल लोअर, काफी किताबों में टॉप मिडिल लोअर दिया है, तुम्हारे भी बुक में यही दिया है, बट दिस इज योर एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव मत बोलना, व्हाट इज क्यूटिव, कौन इतना क्यूट लग रहा है तुमको, एग्जीक्यूटिव दैट्स इट। मिडिल लेवल की हम बात करते हैं, यहाँ पे जनरली हम मैनेजर्स को देखते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, तो ये मैनेजरियल हो जाता है, और ये हो जाता है तुम्हारा सबऑर्डिनेट लेवल। देखो बात बड़ी सिंपल है कि अगर इसमें से एमसीक्यू फंसा तो पहले तो तुम लोग को ये 3 नाम पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल, सबऑर्डिनेट लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल में तुम्हारा मेन मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं बोल रही, मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बंदे आएंगे, तुम्हारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब सीईओ, सीएफओ, जो रूल्स बनाते हैं, ये सारे बंदे एग्जीक्यूटिव लेवल में आ जाते हैं। मैनेजरियल लेवल में हर डिपार्टमेंट का मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर है, और उसके साथ साथ तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, तुम्हारी कंपनी के अगर अपने लॉयर हैं तो वो भी किस पे आएंगे, मैनेजरियल लेवल। और यहाँ सबऑर्डिनेट लेवल पे हम बात करते हैं फोरमैन, और हमारे जनरली जो एम्प्लॉइज होते हैं, फोरमैन हो गए, एम्प्लॉइज हो गए। फोरमैन मतलब स्टूडेंट, वो बंदे जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो फोरमैन हो। ये 3 लेवल्स में अपना मैनेजमेंट विभाजित होता है। इज दैट ओके? अब हम चलते हैं मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। बड़े डिटेल में तुम लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा है, कहां पे, क्लास 12th में। इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, ब्लू वाला मार्क कर देना। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, रटा हुआ है सबको, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, लीडिंग तो छोड़ो, कुछ किताबों में तो कुछ भी दे दिया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद कंट्रोलिंग। ये 5 मेन होते हैं। अब इनके अलावा ऑथर्स अपने तरफ से लीडिंग, मोटिवेटिंग कुछ भी दिख देते, बट ये 5 तो होने होने चाहिए। प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, किसी चीज को प्लान करके चलना। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहां पे हम उस अल्टरनेटिव को सेट करते हैं जिस अल्टरनेटिव के लिए पूरे साल हमारी फर्म और पूरे साल हमारे एम्प्लॉइज काम करेंगे, हम यहाँ पे उस अल्टरनेटिव तक पहुंचते हैं। सही बात है ना? तो वो अल्टरनेटिव तक हम कैसे पहुंचते हैं? वी प्लान इट, वी सिट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड वी डिस्कस अबाउट इट, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस, when we are going to achieve this, who are all the people who are going to help us achieve this, all this comes under planning. अल्टरनेटिव सॉरी ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो ना, लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो। तुम्हारी हरकत देख के तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला बच्चा सीए छोड़ो, तुम एक काम करो क्लर्क ही बन जाओ, लेट्स फॉर एग्जाम्पल। हम अपने करंट कंडीशंस के आधार पर अपने फ्यूचर के गोल को अचीव करते। भाई जो बिजनेस फर्म अभी अभी आया है, नया नया आया है, एक्सक्यूज मी, तो देखो प्लानिंग की हम बात कर रहे थे। ये प्लानिंग का सीन क्या होता है, एक बंदा जो नया बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है वो सोचे अरे अब मैंने तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा लेने। नहीं भाई साहब, पहले आप सर्वाइवल करिए, सर्वाइवल करेंगे तब प्रॉफिट होगा, तब सुपर प्रॉफिट होगा, तब जाके कहीं आपका ग्रोथ और एक्सपेंशन होगा। ऑर्गेनाइजिंग,
टारगेट तो बैठा लिया, साल भर में 1 करोड़ का सेल्स करना है। अब उसको ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ पे कितने बंदे लगाने हैं, ये आपने ऑर्गेनाइज करना है। कौन किस काम को मैनेज करेगा, ये आपने ऑर्गेनाइज करना है। स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनाइज करना है। डायरेक्टिंग या डायरेक्टिंग, ओके गुड। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का सीन क्या होता है? जो कांतारा मूवी है, कांतारा नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी। जो कांतारा मूवी है उसके जो एक्टर हैं वही उसके राइटर हैं और वही उसके डायरेक्टर भी हैं। पर डायरेक्शन में वो अकेले नहीं थे, उन्हें खुद कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ी। मतलब जो इंसान, व्हाट एम आई सेइंग, इंसान नॉट इंसान, बहुत पढ़ाना पड़ जा रहा है ना, इंसेन और इंसान वट एवर। सी, मतलब हर बंदे को काम के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। देखो मैं स्टैटिस्टिक्स में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ पढ़ाने को 11th लेवल तक का मैं पढ़ा लेती हूँ, बट ऐसा कहो कि मेरा पढ़ाया बच्चा स्टैट्स का कोई कंपटीशन क्लियर करे, हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। कॉमर्स में हर सब्जेक्ट में मेरा बहुत तगड़ा वाला कमांड है, कुछ भी पढ़ा ले जाती, बट स्टैट्स जहां आता है थोड़ा कतराती हूँ। विद समवन गाइडेंस आई एम ऑल्सो एबल टू डू इट। मैंने जो जो कंपटीशन निकाला उन सब में स्टैट्स था, पर मुझे गाइडेंस लगी थी। तो डायरेक्टिंग की जो बात होती है यहाँ पे हम जो बात करते हैं, इज दैट एज सिंपल एज दैट कि केवल मैनेजर्स के भरोसे बैठ के हम काम कंप्लीट होने का वेट नहीं कर सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर को उन मैनेजर्स के साथ बैठना पड़ेगा, भाई तुम क्या करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, कितने बंदे ट्रेंड हैं, कितने ट्रेनीज हैं, कितने इंटर्न्स हैं। स्टाफिंग, स्टाफ का रिक्रूटमेंट, इंटरनल है एक्सटर्नल है, किसको कौन से काम पे बैठाना है। हमारे जो ट्रेनीज आते हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं हमारे पास, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से दी जा रही है, ऑन द जॉब दे रहे हो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे रहे हो, अच्छा जब उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, ये सारी चीजें। सबसे कठिन वाला काम यही होता है, स्टाफिंग, वेरी वेरी टफ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चीजें फंसती हैं, अंदर वाले बंदों को प्रमोट करें कि बाहर वालों बंदों को बुलाएं। और अगर बाहर वाले बंदों को आप बुला रहे हो तो उनको किस आधार पर, किस पोजीशन को दे रहे हो, बहुत मैटर करता है। एक्सटर्नल स्टाफिंग की एक बात और होती है, अंदर वाले लोग उसको बड़ा रेजिस्ट करते हैं। क्यों रेजिस्ट करते हैं? बिकॉज इट इज एज सिंपल एज दैट, वो बाहर वाले बंदे से पोजीशन नहीं भरी होती तो कोई अंदर वाला प्रमोट हुआ होता। गेटिंग इट? तो वो बहुत रेजिस्ट करते हैं इस चीज को। और अंतिम बात, कंट्रोलिंग। भाई हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए और हमारे एक्चुअलिटी में जो हुआ, तो दोनों के बीच जो फर्क आ रहा है, अगर फेवरेबल है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ, पर अगर एडवर्स है, अनफेवरेबल गया है, नेगेटिव गया है, तो वो क्यों गया है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 हुआ खत्म। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे, ध्यान से देखो। हमने पहले पढ़ा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जिन्होंने मैनेजमेंट के डिसिप्लिन को एग्जिस्टेंस मिलाया, टेलर, फ्योर, मिन्सबर्ग, मैक्स वीबर। उसके बाद मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, डिलीट कर दिया यहाँ से, तो सॉरी इरेज कर दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, जहां पे मैंने सिखाया कि बच्चों यहाँ पे 4 डाइवर्जन्स में आपके काम को बांटा गया था। एग्रीकल्चर था, ट्रेड कॉमर्स था, साइंसेस था और क्राफ्ट था। गुड। उसके बाद फीचर्स के बारे में बात किया, यहाँ पे लोगों के थ्रू काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होती है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और साथ ही साथ बाहर से काफी नॉइज आ रही थी, इस वजह से। देखो, गिवन रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करना होता है, डायनेमिक होता है, इट इज ऑलवेज वल्नरेबल टू चेंज। उसके बाद मैंने डिस्कस किया बच्चे लेवल क्या होते हैं। टॉप लेवल को एग्जीक्यूटिव लेवल, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स बैठते हैं। मिडिल लेवल में मैनेजर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एंड ऑल। और फिर आता है सबऑर्डिनेट लेवल, जहाँ पे फोरमैन, एम्प्लॉइज और साथ ही साथ सुपरवाइजर्स भी होते हैं। अंतिम बात मैंने की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो 5 मेन है जो आपके लिए रेलेवेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड
कंट्रोलिंग। इसी के साथ बिजनेस मैनेजमेंट 1 का बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का ये नेट के ये बीबीए का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। थैंक यू एवरीवन।